अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस लेवल पर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हमने सीखनी है। ये हमारा सब्जेक्ट है जिसमें से हम जस्ट आज जो करेंगे वो रीडिंग स्किल्स को करेंगे कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, रीडिंग करनी क्यों है और रीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, एंड देन उस स्किल्स में कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि स्टार्टिंग से ही सबसे पहले हमें फोकस ही रीडिंग स्किल पे करवाया जाता है, क्योंकि आपको पता है नेचुरल लर्निंग प्रोसेस में जब आप लर्निंग में आते हैं, एक बच्चा जब सबसे पहले सुनता है, देन बोलता है, देन रीडिंग करता है और फिर राइटिंग। और जब आप लर्निंग प्रोसेस में आते हैं किसी भी एजुकेशन सेक्टर में, तो रीडिंग स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये तो आपके नेचुरल हैं, बाय बर्थ आपको एक्वायर हैं, लेकिन रीडिंग स्किल आपको एक्वायर करनी पड़ती है एजुकेशनल सेक्टर में आकर, फॉर्मल वे से, इनफॉर्मल वे से। तो रीडिंग स्किल हमारी स्टार्टिंग बेसिक्स में से एक बेसिक है जो स्टार्ट से शुरू हो जाती है, बेसिक से, ठीक है। लेकिन जिस लेवल पे आज आप लोग हैं, बीएस लेवल पे, इस लेवल पे रीडिंग स्किल्स को प्रॉपर डेवलप होने की ज़रूरत होती है। एक्यूरेट रीडिंग स्किल्स अगर आपको पता होंगे कौन सी कब क्या यूज़ करनी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं और मैक्सिमम नॉलेज गेन कर कर मिनिमम टाइम में अपना टाइम को सेव करते हुए अपनी मैक्सिमम लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं और इनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके फर्दर प्रोजेक्ट्स में, असाइनमेंट्स में या फिर रिसर्च पर। तो रीडिंग स्किल्स की बात की जाए तो रीडिंग स्किल्स यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको पता है कि आइडिंग टीचर्स आपको असाइनमेंट्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, हैंड आउट्स दे रहे हैं, कभी आर्टिकल दे रहे हैं, कभी जर्नल पकड़ा रहे हैं कि ये रीड करके लाएं, समझ के लाएं और हमें बताएं इसमें क्या है। एंड देन उसके अलावा आपकी खुद की टेक्स्ट बुक्स आपको रिकमेंड की जाती हैं, वो भी आपने रीड करनी होती है। इतना बल्कि वॉल्यूम हो जाता है रीडिंग के लिए कि आप उसे रीड करना बहुत मुश्किल समझते हैं। और फिर क्या होता है, आप फैड अप होने लग जाते हैं स्टडी से। तो फैड अप होने की बजाय अगर हम ये रीडिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करें तो हम अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं और टाइम भी सेव कर सकते हैं और मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग स्किल के लिए डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 4 to 5 क्वालिटीज यू मस्ट हैव। नंबर 1 कि आप जिस लैंग्वेज में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश को रीड करने जा रहे हैं, तो उसकी आप में फ्लुएंसी हो, आपको नाउ हाउ हो कि मैंने कौन सा वर्ड कैसे रीड करना है, उसका सिलेबल क्या है, यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको उसकी प्रॉपर एक्यूरेट फ्लुएंसी भी आती हो, मतलब किस तरह उस वर्ड को एग्जैक्ट वे में मैंने बोलना है तेजी से, ठीक है। फ्लुएंसी होगी तो आपकी रीडिंग स्किल्स या फास्ट रीडिंग इम्प्रूव होगी और ये प्रैक्टिस के साथ होता है। नेक्स्ट वन इज कि आपको उस फ्लुएंसी के साथ वोकैबुलरी भी आती हो। आप इंग्लिश हम सब रीड कर लेते हैं, लेकिन हमें वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते तो हम कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, मीनिंग नहीं आते, नेक्स्ट पर्सन को नहीं बता पाते कि इस पैसेज में या इस आर्टिकल में या इस टेक्स्ट बुक में राइटर हमें क्या कहना चाह रहा है, रिसर्चर हमें कौन सा मैसेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी मीनिंग नहीं मालूम। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए, फैमिलियर हो, फ्लुएंसी हो। नंबर 3 पे आपको उसके मीनिंग भी आते हो, वर्ड्स के मीनिंग आते हो। रीडिंग स्किल को फास्ट करने के लिए, तेज बनाने के लिए, जब आप उस वोकैबुलरी को जानते हैं, उसके मीनिंग जानते हैं, तो फिर आपके लिए कंप्रीहेंड करना यानी समझना आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है किसी भी सब्जेक्ट को समझना या उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि मीनिंग इम्पॉर्टेंट, वाइटल इम्पॉर्टेंस रखें, यानी कि ये न्यूक्लियर है किसी भी लैंग्वेज का। मीनिंग नहीं आती तो आप उस लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते, उस वर्ड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उस वर्ड को बयान नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वर्ड्स को समझने के लिए उसकी मीनिंग का आना जरूरी है। तो कैसे आप फ्लुएंसी और उसकी मीनिंग इंक्रीज करेंगे?
फ्लुएंसी को बिल्ड करने के लिए और मीनिंग को समझने के लिए, मेमोराइज करने के लिए क्या है कि आपने रिपीट करना है बार बार फोनोलॉजिकली, यानी कि एक्सेंट के साथ मीनिंग भी रिपीट करनी है, उस वर्ड को भी रिपीट करना है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो आप में एक कमांड आ जाएगी उस वर्ड की यूज करने की, बोलने की फ्लुएंसी आ जाएगी। जब आप किसी वर्ड को समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं, तो देन आप एक अच्छे रीडर बन जाते हैं। लेकिन रीडिंग स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए एक और चीज भी आनी चाहिए, वो है समरी। समर अप करना आना चाहिए, शॉर्ट करना आना। आपने 4 से 5 पेज पढ़े हैं और आप सामने वाले को जस्ट 2 मिनट्स में बता गए कि इस पूरे बुक में ये पूरे 4 या 5 पेजेस में ये बताया गया है, ये आर्टिकल इस टॉपिक पर है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, किसी डिजीज पर, तो हेडिंग से हमें पता चल जाएगा कि ये कोई इस डिजीज के मुतालिक है। अब इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, इस डिजीज के क्योर्स क्या हैं, यानी कि इलाज क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, एहतियात क्या करनी है, वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, उनको समर अप कर। एक ही आप वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं रख सकते ना, तो समर अप करना आना चाहिए आपको। समरी बना लें, शॉर्ट नोट बना लें, हैंग नोट्स बना लें, आउटलाइंस बना लें। उस सिलसिले में फिर आपके लिए रीडिंग की फ्लुएंसी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ये वर्ड्स मैंने पढ़ा हुआ है, इसकी ये मीनिंग है, इस वर्ड्स को इस सेंस में भी यूज किया जा सकता है, इसका ये मतलब भी हो सकता है, तो रीडिंग ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो मीन्स कि रीडिंग को फास्ट बनाने के लिए, रीडिंग फ्लुएंसी लाने के लिए आपके पास नंबर 1 कि आपको उस नॉलेज की जान पहचान हो, फैमिलियर हो। नंबर 2 आप उसमें फ्लुएंसी रखते हो, मतलब कि आप में ग्रिप हो, वोकैबुलरी आपके पास हो, अल्फाज का जखीरा हो, एंड देन कंप्रीहेंड करना आता हो, यानी कंप्रीहेंशन मतलब समझ सकते हो उस वोकैबुलरी को, कब कहाँ कैसे क्या वर्ड यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या है, इसके लिटरल मीनिंग क्या है, यानी कि इसके बैकग्राउंड में इसका मीनिंग क्या निकल के हैं, और इसके लिटरल मीन्स के इसके जो है एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग क्या है, एकेडमिक लिहाज से इसे कैसे यूज किया गया है। एंड देन उसके बाद आप उस सारे नोट्स को समरी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बयान भी कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप एक अच्छे रीडर बनना चाहते हैं तो। देन उसके बाद हम आ जाते हैं किस पर, रीडिंग स्किल्स पर। रीडिंग स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी किसी भी आर्टिकल या रिसर्च के लिए, या किसी भी चीज पर। इसमें रीडिंग स्टाइल्स में हमने पढ़ना है स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हम पढ़ते हैं वो है स्कीमिंग। ठीक है, स्कीमिंग, स्कीमिंग का मतलब क्या है कि आपने एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो रीड आपने करना है, पेज है या हैंड आउट्स हैं, उसमें से कुछ अननेसेसरी चीजों को स्किप कर देना है और जिस इंपॉर्टेंट चीजों को आपने पढ़ना है। ग्रिप लाने को किस पे लाने हैं, जिस इंपॉर्टेंट, जस्ट फोकस करना है कि इंपॉर्टेंट चीजों पे करना है। ठीक है, स्किप रीड का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपने कहें कि पैरासाइट्स रिसर्च कर रहे हैं, पैरासाइट्स को पढ़ना है कि पैरासाइट क्या है। अब पैरासाइट क्या है, आप जैसे एक बुक खोलें जो बायो की जूलॉजी की बुक है, पैरासाइट्स वाले टॉपिक पे जाएंगे, वहीं से वो कंटेंट वाली से पेज नंबर देखेंगे, पेज नंबर खोलेंगे, एंड देन वहां से स्किमिंग पे करते हुए क्या करेंगे, हैगिंग मेन पैसेजेस पढ़ेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा पैरासाइट क्या है। ठीक है, डेफिनेशन से पता चल जाएगा। और आपने अन्य सारी चीजें जो डिटेल में बताई गई हैं, फॉरगेट टाइप्स बताई गई हैं, जो आपको नहीं पढ़नी वो आप नहीं पढ़ेंगे, तो वो स्किप रीड कर देंगे। जो जिस आपसे जितना पूछा गया आपने उसकी इंफॉर्मेशन ली और उसको पढ़कर अपनी नॉलेज में इजाफा किया, इसे क्या कहते हैं, स्किमिंग कहते हैं। ठीक है, रीडिंग इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग पढ़ते हैं, सेंटेंस, किसी भी पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, या जो प्रोमिनेंट वर्ड्स होते हैं उस आर्टिकल में या उस पैसेज में या उस टॉपिक में या उस बुक में, उनको पढ़कर या विजुअलाइज करके वहां पर उसमें बुक्स दी होंगी, इमेजेस दी होंगी, उनके जरिए आपको आइडिया हो जाएगा ओके ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसे ऐसे भी बयान किया गया है। ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, ये स्कीमिंग का तरीका है कि आपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज ले लिया। स्कीमिंग का क्या होता है कि स्कीमिंग आपको मिनिमम टाइम में, मतलब अगर आप अच्छे रीडर हैं, आपकी वोकैबुलरी, आप फ्लुएंसी भी अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप
विद इन 1 मिनट 1 to 3,000 वर्ड्स को ग्रैब कर सकते हैं, उनका नॉलेज ले सकते हैं, मतलब उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्किमिंग जब भी होती है जब आपकी बहुत ज़्यादा रीडिंग प्रैक्टिस हो, और ये प्रैक्टिस कब आएगी, जब आप बार बार एक चीज़ को रीड करें, बार बार दूसरी रीडिंग में अपनी कमांड ला रहे हैं। स्किमिंग के बाद आ जाती है स्कैनिंग। स्किमिंग की फर्क डिटेल भी है, ठीक है। अगर हम स्किमिंग की बात करें तो स्किमिंग के कुछ मेथड्स हैं। प्रीव्यू करना, प्रीव्यू का क्या मतलब है, प्री मीन पहले देखना, सेलेक्ट करना। प्रीव्यू करना क्या होता है कि जो चीज़ आपने पहले कभी ना देखी उसे फर्स्ट टाइम देख, ठीक है। प्रीव्यू करने से सिलेक्टिंग अ बुक, सर्वे अ चैप्टर बिफोर रीडिंग और स्टडिंग, finding appropriate material for use in research, sorting through correspondence before answering it, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रीव्यू करना कैसे कि आपको जो टॉपिक पे चाहिए उसके लिए एक बुक सेलेक्ट करनी है। बुक सेलेक्ट करने के बाद उस बुक के कंटेंट में जाना है, वहां से वो चैप्टर ओपन करना है। यानी चैप्टर ओपन करने के बाद क्या करना है कि एप्रोप्रिएट रिसर्च मटेरियल जो उस चैप्टर में दिया गया है वो सिलेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, मेन हैगिंग्स, हर पैसेज के फर्स्ट या 2 सेंटेंसेस रीड करें उनके जरिए, या फिर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर तलाश करें। इसे कहते हैं प्रीव्यू, ठीक है। प्रीव्यू इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को रीड करते हैं तो वो प्रीव्यू ही कर रहे होते हैं। कैन ओवरव्यू करना होता है। ओवरव्यू क्या होता है कि आपने एक मटेरियल उससे गो थ्रू हुए थॉरली उसे रीड किया हुआ है, प्रीव्यू किया हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज जो आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया कि कौन सी चीज मुझे इतना नॉलेज को दी गई है। अब ओवरव्यू क्या करना है, उसे दोबारा से देखना है, दोबारा से उसमें नजर डालनी है, उस सेक्शंस पर, पैराग्राफ्स पर, सेंटेंसेस पर, हेडिंग्स पर, बट इन एडिशन, ठीक है, मजीद इजाफा करते हुए। पहले आपने जैसे हेडिंग पढ़ी, 1-2 लाइन पढ़ी, लेकिन ओवरव्यू में क्या करेंगे, 1-2 लाइन को और इजाफा कर ले, ठीक है। और उस इजाफे के साथ क्या होगा कि आपके स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के कंटेंट में, मटेरियल के इजाफा हो जाएगा और आप उसको और अच्छे तरीके से बयान कर पाएंगे। क्लू वर्ड्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि फर्स्ट 2-3 लाइन्स में नहीं होता, लेकिन आगे जब पैसेज पढ़ते हैं तो आप क्लू वर्ड्स भी मिलते हैं। एंड रिव्यू होता है। रिव्यू स्कीमिंग में क्या होता है, आपने जो चीज पढ़ ली है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाए हैज इट इज। रिव्यू में हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, ओवरव्यू में हमने एडिशन के साथ पढ़ा, रिव्यू में क्या हुआ, जस्ट हमने रिपीट किया, रिवाइज करना है। जो आ रहा है कि आप पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, आपको रिमेम्बर है कि जी ये पैराग्राफ में मुझे ये बताया गया, क्या उसको जस्ट अपनी नजरों से गुजारना, नेम, प्लेस, डिटेल्स, टाइम्स, टर्म्स या साइंस या पिक्चर्स के जरिए आपने रिव्यू करना है। हम कहते हैं ना रिव्यू किया गया है, नजरसानी करना जिसे कहते हैं, तो वो चीज आ जाती है उसमें। ये इम्पोर्टेंट है स्कीमिंग के लिए, और स्कीमिंग की प्रैक्टिस से आप मैक्सिमम नॉलेज ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है स्कीमिंग का कि एक से ये आपको अननेसेसरी चीजों से बचाती है, आपको रेलेवेंट रखती है आपके मटेरियल से, आपके टॉपिक से, आपके रिसर्च से। अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी मटेरियल, अननेसेसरी टॉपिक्स पे जाने से रोक देती है। आपको एक लाइन अप कर देती है कि जी आपने सिर्फ यही इंफॉर्मेशन लेनी है, इसी के मुताबिक अवेयरनेस हासिल करनी है, हर एक चीज को फोकस करने की जरूरत नहीं है। और फिर आप एक ही सब्जेक्ट के एक ही टॉपिक पर कमांड ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। स्कीमिंग आ गई। अब स्कीमिंग तो हो गई है, अब स्कैनिंग करते हैं। स्कैन, आपने ये लफ्ज को बहुत सुना होगा, स्कैन करवाना, बुक को स्कैन करते हैं ना कि जी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं पे ही जाके देखना। अब क्योंकि स्कैन आप बहुत बार डेली बेसिस पर अक्सर करते हैं, इवन कि जब आप सेल मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ना, आपको अल्फाबेटिकली एक कॉन्टेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी को कॉल करना चाहते हैं, अब क्या हो गया है कि स्कैन करके हैं आप मोबाइल में। फॉर एग्जांपल आपने अपनी फ्रेंड का कांटेक्ट सर्च करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे कीबोर्ड पर अल्फाबेटिकली आ जाएगा, जैसे ए प्रेस किया ए अल्फाबेट्स के सारे नाम आ जाएंगे। अब ये अल्फाबेट्स के सारे नाम आए हुए, आपको जो चाहिए आप उस पर जाकर टच कर देते हैं, ये आप स्कैन करते हैं।
हमारे सिस्टम्स में लैपटॉप में सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे आप ए लिखेंगे, ए से रेलेवेंट सारे मटेरियल्स आपके आइकॉन्स, आपके फोल्डर्स आज आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको ए के साथ क्या चाहिए, एडवांस का लफ्ज चाहिए, तो एक ही लिखेंगे तो एक ही से रेलेवेंट जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये स्कैनिंग हो रही होती है। आप जस्ट लाइक डिक्शनरी में एक वर्ड सर्च करने जाते हैं, डिक्शनरी में अगर आपने वर्ड सर्च करना है, फॉर एग्जांपल एंटीस्पेक वर्ड देखना है, तो आप क्या करेंगे, अल्फाबेट ए खोलेंगे, देन उसके बाद अल्फाबेट ए के साथ एन का कॉम्बिनेशन वाला पेज पे जाएंगे, ए एन, फिर ए एन टी आई वाले वर्ड पर जाएंगे, तो एंटीस्पेक का वर्ड आपको उस लाइन में मिल जाएगा। ये आप क्या कर रहे हो, स्कैनिंग कर रहे हो। इसी तरह आप नेम नंबर्स को स्कैन करते हो, वर्ड्स को स्कैन करते हो, इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हो। गूगल पे आप जैसे ही लिखेंगे, एक वर्ड लिख रहे हो क्यों, उसका अल्टरनेटिव नीचे आपकी लाइंस आ जाती है, वो स्कैनिंग हो रही होती है। जैसे ही आप कोई चीज सिलेक्ट करने की कोशिश करती हैं, अल्टरनेटिव्स उसके बता दिया जाएगा कि आपके ये इसके ऑप्शन है, इसमें से जो आपको चूज करना है वो कर लें। ये स्कैनिंग है, ठीक है। तो स्कैनिंग आप डेली बेसिस पे आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन रीडिंग में स्कैनिंग कैसे करते हैं ये जरा ट्रिकी है। इसको कैसे करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। जिससे मैंने एग्जांपल दिया, पैरासाइट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ क्लियर माइंड कि आपने पैरासाइट पे सर्च करना है। मीन्स कि अब मेरे माइंड में है कि मुझे क्या करना है, आई एम लुकिंग फॉर पैरासाइट। अब मैंने अब ये सोचना है कि मैं ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लूंगी, स्कैन कर रही हूँ ना, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑब्वियसली मुझे जोलॉजी की बुक से ही चाहिए होंगी, मुझे और कोई बुक तो नहीं मिलेगी। ये पैरासाइट्स है, एनिमल्स यानी कि इसमें आके ये प्लांट्स की कैटेगरी क्यों नहीं है, तो जोलॉजी की बुक होगी, ठीक है, बॉटनी की बुक से नहीं मिलेगा। देन उसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी अल्फाबेटिकली उस फिंगर मूव करवाने हैं कंटेंट पर, और वहां से उस पैरासाइट्स का एग्जैक्ट पॉइंट उठाना है, वो पेज खोलना है, और क्या कर देना है, उस पर्टिकुलर टारगेट को सर्च करना शुरू कर दिया। दिस इज स्कैनिंग, स्कैनिंग, ठीक है। स्कैनिंग करके हम अक्सर इसी तरह प्लेसेस को सर्च करते हैं, नेम सर्च करते हैं, टाइटल सर्च करते हैं नेट पर, मोबाइल पर, या फिर वैसे अपनी बुक्स में, तो वो इसी शॉर्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये स्कैनिंग कहलाता है। आप थोड़ा मतलब आप कोई डिस्टेंस की चीजें देखनी है, तो भी वहां पे आप स्कैन कर रहे होते हैं, आप गूगल मैप पे जाके स्कैन करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर आप कोई टर्म यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी स्कैन किया जाता है। तो ये स्कैनिंग का प्रोसेस आपकी लाइफ में डेली बेसिस पर किसी ना किसी तरीके से हो रहा होता है। रीडिंग में स्कैनिंग हम आंसर के क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए कर रहे होते हैं। कैसे, आपको सर ने कोई या किसी टीचर ने कोई असाइन किया है काम, आपने एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर आ गया नेट पर, इंटरनेट पर आपको वो मिल गया। आपने वो क्वेश्चन जो आपसे सर ने पूछा है, एग्जैक्ट बुक खोलेंगे, आपको पता है ये क्वेश्चन फलां चैप्टर के फलां पेज पे मुझे मिल जाएगा, ये उस टॉपिक से रेलेवेंट है, आप जस्ट वही पेज खोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और इसमें आपको फार्मूलाज दिए गए हैं कार्बन से रेलेवेंट या शुगर से रेलेवेंट या फिर कार्बोहाइड्रेट से रेलेवेंट, तो आपको पता होगा कौन सा चैप्टर किस लेवल को डिस्कस कर रहा है, मैंने सिर्फ उसी पेज पे जाना है। आप पूरी बुक तो रीड नहीं करेंगे ना, या आप स्कैनिंग कर रहे हो, तो ये स्कैनिंग का प्रोसेस आप अनकॉन्शियसली डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में यूज कर रहे होते हो, लेकिन हमें इसका आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो दो स्ट्रेटेजीज हो गई हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। आप लोगों के जो थर्ड पॉइंट है, हमने पहले पढ़ा रीडिंग एलिमेंट्स, देन स्किमिंग, देन स्कैनिंग। अब हम पढ़ रहे हैं इन डेप्थ रीडिंग, हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इन डेप्थ रीडिंग, ठीक है। इन डेप्थ रीडिंग में क्या होता है कि ये एडवांस लेवल पे किया जाता है। जिसका हम स्किमिंग की बात करें या स्कैनिंग की बात करें, स्किमिंग आप कब कर रहे हो, तो जब टीचर ने आपको फौरन से कहा कि जल्दी से जी मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है, बुक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा क्या, लेकिन बुक खोली, उसमें वो सर्च किया और बता गया कि मैम ये
और अप्रिशिएशन ले लिया, अप्रिशिएट किया टीचर ने आपको, वाओ इसे मेरे बताने से पहले ये नॉलेज है। स्कैनिंग क्या होता है कि आपको पहले से मालूम था, आपने जस्ट उस पेज पे जाना है और दोबारा से देखना है और बता देना है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इन डेप्थ रीडिंग क्या होता है कि ये इन दोनों से जरा ऑपोजिट है। स्किमिंग एंड स्किमिंग में आप मैक्सिमम रीडिंग करती हैं मिनिमम टाइम में, जबकि इन डेप्थ का मतलब इन डिटेल, आपने डीपर मीनिंग लेनी है, गेन मीनिंग, डीपर कम्प्रिहेंशन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है। आप एक वर्ड के मीनिंग भी जानते हैं, एक वर्ड के उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी जानते हैं, उसके लिटरल मीनिंग भी जानते हैं, उसका यूजेज भी जानते हैं। आपने उस रीडिंग का पर्पस जानना है कि जो आर्टिकल या जो बुक है या जो जर्नल आपको दिया है टीचर ने या आपके जिस पीयर ने या आपके कोलीग ने, तो वो क्यों दिया है, इसका मकसद क्या है लिखने का, आपने वो निकाल। जैसे आप कोई बुक नॉवल पढ़ते हैं या फिर कोई ड्रामा पढ़ते हैं, तो डिटेल में एक माइनर चीज भी आप रीड करते हैं कि उस डेकोरेशन, उसकी सराउंडिंग व्यूज, मंजर क्या थे, करेक्टर ने कैसा था, करेक्टर ने पहना क्या हुआ था, बोल कैसे रहा था, उसका स्टाइल क्या था, वो इन डेप्थ है। अब जो राइटर होते हैं वो इतनी डिटेल में लिखता है कि आप उसको डिटेल में पढ़ने में मजा भी आ रहा होता है। तो इन डेप्थ रीडिंग में आप गेन डीपर मीनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए टेक्स्ट, मतलब आप ज्यादा गहराई से यानी कि एक्चुअल मीनिंग ले रहे हो। रिसर्च डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर एन असाइनमेंट, जिसके आगे आपको कोई टॉपिक दिया गया है कि आपने खुद रिसर्च करना है, उस पर खुद एवेल्युएशन करनी है कि वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक में क्या क्या बताया गया है और आपने क्या क्या बताना है। जैसे आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है क्लास में बायो की, zoology बॉटनी से रेलेवेंट, केमिस्ट्री से रेलेवेंट, और उस पर आपको पहले कभी लेक्चर नहीं मिला है। हाँ, ये आपको ये मालूम है कि ये इस फील्ड का है, लेकिन नॉलेज आपने लेना है उससे रेलेवेंट। और डिफिकल्ट सेक्शन जो टेक्स्ट के हैं वो खुद से रीड करने हैं, वो इन डेप्थ रीडिंग में आएंगे। और आपको उसके मीन्स इन्स एंड आउट्स, प्रॉन्स एंड कॉन्स, मतलब हर तरह से तफसील मालूम हो, ए टू जी, लिटरल भी और कॉन्टेक्चुअल भी, उसे इन डेप्थ रीडिंग कहते हैं। ये टाइम टेकिंग है। स्कीमिंग में और स्कैनिंग में टाइम बचता है, सेव होता है, लेकिन इन डेप्थ रीडिंग आपका वो है कि आपने इसमें मैक्सिमम टाइम लगाकर मैक्सिमम नॉलेज लेना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम लगाकर मैक्सिमम नॉलेज लेना है और इस नॉलेज को याद भी रखना है, रिव्यू भी करना है। तो क्या होगा, इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, ये फर्दर डिवाइड किया गया है। यानी कि हमारी रीडिंग के अगर 5 टाइप्स हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इन डेप्थ रीडिंग, तो इन डेप्थ रीडिंग की भी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले रैप, RAP रैप, ठीक है। RAP स्ट्रैटेजी है। RAP स्ट्रेटेजी क्या होती है कि रीड अ पैराग्राफ, R स्टैंड फॉर रीडिंग, ठीक है, R स्टैंड फॉर रीडिंग। अब रीडिंग जब आप करते हैं तो क्या होगा कि आप उस सेक्शन या उस पैराग्राफ या उस टेक्स्ट को नॉलेज गेन करना शुरू कर। R स्टैंड फॉर रीडिंग, A फॉर आस्क, आस्क मीन आस्क द क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं ये पैराग्राफ क्यों रीड कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है। बट यू हैव जस्ट रीड, आपने अभी क्या पढ़ा है, आपको टॉपिक तो मिल गया था, उसमें पढ़ रहा है, क्या समझ आई है उसकी, कि व्हाट यू हैव जस्ट रीड, कि अभी आपने क्या पढ़ा, उसको क्या कहेंगे, आस्क योरसेल्फ। एंड देन P स्टैंड फॉर पुट द आंसर, कि आपने जो पढ़ा है उसका आंसर भी तो आपने देना है ना। मुझे इसमें ये चीज़ें समझ आ गई हैं, इस हैगिंग के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फर्दर ये इस तरह डिवाइड हो रहा है, इसके फर्दर टाइप्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, रैप में आ जाएंगी। R फॉर रीडिंग, A फॉर आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, एंड P पुट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। लेकिन अपने अल्फाजों में ही बयान करना है कि राइटर मुझे ये बताना चाह रहा है कि इस बुक में रिसर्चर ने ये बयान किया है, उसे क्या कहते हैं हम, रैप कहते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है इन डेप्थ रीडिंग में। इस स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपने पहले पैराग्राफ रीड किया,
देन उसके मुतालिक खुद से क्वेश्चन पूछे, वैल्यूएशन की, एंड देन उसके आंसर दिए, मतलब उसके असेसमेंट की। वैल्यूएशन और असेसमेंट आप खुद से अपनी कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे लर्निंग स्पीड है, जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये जब होता है जब आप डिटेल रीडिंग कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि आप एग्जाम्स में कोई टॉपिक खुद से सर्च करके हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसमें खुद से ही एवेल्युएशन करके कि मुझे कितना समझ आया है और उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और फिर उससे मुतालिक अपने आंसर भी खुद से दे रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम रैप कहेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई है, एंड देन सेकंड स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी कि एक मिनट, सेकंड स्ट्रेटेजी जो कहलाती है वो कहलाती है RIDA, रिडा कहलाती है, ठीक है। स्ट्रेटेजी R अगेन स्टैंड फॉर रिगिंग, एंड I stand for imagine the scene you have just read about, मतलब आपने अभी क्या रीड किया है उसको इमेजिनेशन में लाएं और उस इमेजिनेशन में सोचें कि जो मैंने रीड किया है वो क्या क्या था, एग्जामिनर ने, राइटर ने मुझे क्या बताया है, एंड देन इमेजिन करना, उसे अपने माइंड में इमेजिन करना कि सब मतलब उसकी एक तस्वीर बना लेनी है, एंड देन डी स्टैंड फॉर डिस्क्राइब इट टू योरसेल्फ, फिर अपने आप से बयान करना है, मतलब अपने आप को ही एक लिसनर समझना है और अपना ही एक स्पीकर बनाना है, मतलब दो पर्सन इमेजिन करके मेरे सामने मेरा ही इमेज बैठी है, अब मैं उसे बताऊंगा कि जो मैंने पढ़ा है उसकी वैल्यू क्या है, वो क्या है और उसमें क्या क्या बयान किया गया है, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज है। एंड देन उसके बाद ए स्टैंड फॉर एड मोर डिटेल्स एज यू रीड, फिर आपने क्या करना है, जितना आपने रीड किया है उसमें मोर से मोर डिटेल ऐड करके चले जाना है, इन डेप्थ रीडिंग है ना, तो डिटेल मतलब एडिशन करके चले जाना। अब जब आप एडिशन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आपको और डिटेल इसमें ऐड करनी है। दिस स्ट्रेटेजी मेक्स यू रिफ्लेक्ट ऑन द डिटेल्स अबाउट प्लेस, पीपल, एक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी क्या होती है कि ये आपको लोगों के मुतालिक डिटेल बता रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रिगा स्ट्रेटेजी अप्लाई की है किसी पर, कैसे की है कि मैंने एक प्लेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन ली है, मैंने रीड किया, इमेजिन किया कि फॉर एग्जांपल उसमें मैंने रीड किया कि उसके जो रोड्स हैं वो बहुत ब्रॉड हैं, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, ग्रीनरी साइड पे लगी हुई है, एंड देन उसमें कोई भी डस्ट नहीं है, कोई भी रबिश नहीं है उस रोड पर, एक पीसफुल इन्वायरमेंट है। अब मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ, उस सीन को, उस रोड को, कि जी वो रोड कैसा है, उसे अपने माइंड में इमेजिन कर रही हूँ, तस्वीर बना रही हूँ, एंड डिस्क्राइब कर रही हूँ आप लोगों से, जिससे अभी मैं डिस्क्राइब कि मैं मेरी जो इमेजिनेशन में जैसे मैंने उसे पढ़ा है, तो उसके मुताबिक ये है कि रोड है, कारपेटेड क्लीन रोड है, यानी कि इतना नीट क्लीन रोड है कि आप पे उस पर रिफ्लेक्शन नजर आए, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेगा स्ट्रेटेजी कहलाता है। अक्सर जो राइटर होते हैं नॉवेल्स के या ड्रामा के, वो ऐसे ही कर रहे थे, इमेजिन करवा रहे होते हैं आप बुक पढ़ रहे होते हैं, आपको ऐसे लग रहा होता है कि वो पिक्चर आपके साथ चल रही है, तस्वीर आपके साथ चल रही है, मूवी चल रही है, और उसमें आप खड़े हो सेंटर में और वो सारा परफॉर्म हो रहा है एक बड़े से पर्दे पर, बड़ी सी स्क्रीन पर, और आप उसका हिस्सा हो। समटाइम आप खुद उसके साथ ऐसे अपने आप को ही बिहेव करने लग जाते हो, और वैसे इमोशंस आते हैं कि जब मजाक हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, तो आप हंसने लग जाते हो, जब ट्रेजेडी है या कोई ऐसा सीन है जो सैड है कि आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं, ये वही स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा रही होती है कि राइटर इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके रीडर के माइंड तक पहुंचता है, उसमें इमोशंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट्स की स्ट्रेटजी को हम रिगा स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें रीड, इमेजिन, डिस्क्राइब एंड ऐड मोर डिटेल्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है जी हमारी जो है 5S मैथड। 5S मैथड अगेन वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 5S मैथड में क्या होता है कि आपने 5S यूज करने होते हैं। वो कैसे यूज करने, पहले स्किम करना है, जैसे इंट्रोडक्शन और समरी से पता चल जाए टॉपिक क्या है, टॉपिक में क्या क्या बयान किया गया,
फर्स्ट सेंटेंसेस रीड करने के बाद आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्कैन करना है, वेयर इज के इंफॉर्मेशन ऑन, स्कैन मतलब कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे पाई गई है, मुझे ये मिली कहाँ से, ये कैसे मिलेंगी या कहाँ से मैं ले सकता हूँ, तो ये स्कैन हो गया। फिर सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने सिलेक्ट कैसे करना है, आप सारे चैप्टर्स को उस बुक के नहीं रीड करोगे ना, सारे चैप्टर्स को आपने एक स्पेसिफिक चैप्टर सिलेक्ट करना है, एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो पहले स्किम किया, स्कैन किया, सिलेक्ट किया एंड देन स्लर्प करना। स्लर्प वैसे लिटरल मीनिंग स्लर्प के क्या होते हैं कि आपने किसी चीज को जोक और शौक से वॉइस नॉइस के साथ खाना बोलना। रीडिंग गैप थिंग मोर स्लोली सेक्शन होता है ये। इसमें क्या होता है कि आप रीडिंग मजे से लेकर ऊंची आवाज में रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को बता रहे हो कि स्लर्प करने का मतलब, जैसे हमने ऊपर डिस्क्राइब योरसेल्फ वाला सीन किया, स्लर्प में यही होता है। आपने जो भी रीड किया है, रीड उसमें से उसे अपने आप को बताना ऊंची आवाज में, अपने आप से बात करना कि ये बात बयान किया गया है, ये टॉपिक है, ये यहाँ से मिला है। पहले स्किम है, देन स्क्रीन है, देन सेलेक्ट है, देन स्लर्प है, ठीक है। स्लर्प पर हम पहुंच गए थे, ठीक है। स्लर्प का मतलब मैंने आपको बताया, नॉइजली, ऊंची आवाज में कुछ करना। ऊंची आवाज में खाने को भी स्लर्प कहते हैं, ऊंची आवाज में बोलने को भी स्लर्प कहते हैं, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग मैं बता रही हूँ, लेकिन रीडिंग डेप्थ एंड मोर स्लोली सिलेक्टिंग सेक्शन में क्या होगा कि आपने अपने आप को बताना है। अब कैसे बताएंगे, इमेजिन करें कि मैं खुद अपने आप को समझा रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, देखो जी मैविश, ये स्लर्प का मतलब है ऊंची आवाज में बोलना, मतलब जिसे अब मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है, स्लर्प है। इसलिए आप कोई टॉपिक अपने आप को समझा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, स्लर्प, ठीक है। तो ये आप अक्सर लर्निंग प्रोसेस में कर रहे होते हैं। देन 5S का लास्ट एस क्या है, समराइज करना, यानी कि ओवरऑल सारा पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट फॉर्म में आप समझाना। आपने 3 घंटे की मूवी देखी और 2 घंटे में अपनी फ्रेंड को पूरी समरी सुना दी, ठीक है। इसी के ना आपने पूरा आर्टिकल रीड किया, पूरा रिसर्च पेपर रीड किया और बता गया, लो इस टॉपिक में तो ये स्टार्टिंग था, इसका रिजल्ट ये निकला, दिस इज समरी। यानी कि आपने इंट्रोडक्शन प्लस उसका कंक्लूजन बता दिया, वो क्या कहलाती है, समरी कहलाती है। SQ3R, ये बेटा ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो इसी पोर्शन से आते हैं। SQ3R स्ट्रेटेजी बताई जाए, इन डेप्थ रीडिंग की टाइप्स बताए जाए, या फिर 5S क्या है, या RIDA क्या है, या RAP किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, ठीक है। ये रीडिंग की स्ट्रेटेजीज है। अब ये है कि मैं आपको SQ3R स्ट्रेटेजी है एक और। एस मतलब सर्वे करना। अब सर्वे में क्या होता है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हो, इसमें स्किम वाली ही वही चीज चलेगी, स्किमिंग वाली स्ट्रेटेजी। सर्वे में क्या है कि आपने इम्पोर्टेंट चीजों को ग्रैब करना है, मटेरियल को, आप जो रीडिंग करना चाहते हैं, जो नोट करना चाहते हैं, जो सब है 3R। इसमें क्या होता है कि आपने जब स्किमिंग के जरिए अपने डायग्राम, ग्राफ्स, हैगिंग्स, सब हैगिंग्स, इनसे इंफॉर्मेशन ले ली है, मटेरियल को आपको पता चल गया है कि ये जो पेपर है इसमें ये बयान किया गया है, क्लियर हो गया, ये दिस इज योर सर्वे, ठीक है। जैसे आप ओवरव्यू करके एक न्यू बुक बाजार से लेते हो, उस बुक को टाइटल पढ़ते हो, उसके कंटेंट देखते हो, उसके कलरफुल सी पिक्स देखते हो, और आप कहते हो बुक्स इंटरेस्टिंग है या नहीं, बुक बोरिंग है या बुक अच्छी, ये मेरे यूजफुल होगी, नॉलेज मुझे गेन होगा इसमें। तो ये आप सर्वे के जरिए कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड सर्वे, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या होता है कि आपने जो मटेरियल पढ़ा है, क्या वो मटेरियल आपके रेलेवेंट था, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मकासद पूरे होती हैं रीडिंग के, जो आप लेना चाहते थे जिस टॉपिक के लिए, वो बुक या वो आर्टिकल या वो जर्नल या वो असाइनमेंट, क्या उसमें उन चीज़ों का आंसर है, तो ये क्वेश्चन आपने पूछना है, ठीक है। अबाउट द मटेरियल, क्या ये रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है। अगर रेलेवेंट है तो मुझे इसमें से क्या क्या सेक्शन या चैप्टर्स या हैगिंग्स या क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होके मुकासिद होते हैं जिसके लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीड। सर्वे करके हमने बुक सेलेक्ट की,
क्वेश्चन करके हमने उस बुक को एक्चुअलाइज किया कि हाँ जी कंफर्म किया यही बुक एक्यूरेट है। अब हम उसे रीड करेंगे। रीड द मटेरियल इन डेप्थ स्टाइल, यानी कि डिटेल में रीड करने हैं। पॉज फ्रीक्वेंटली टू आंसर द क्वेश्चन यू हैव रेज्ड। पॉज का मतलब हो गया वक्फा करना, ब्रेक लेना, फ्रीक्वेंटली, बार बार, मुसलसल। आपने क्या करना है, एक पैसेज पढ़ा, वहां रुक गए, फिर अपने आप से क्वेश्चन किया, क्या ये पैराग्राफ मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस पैराग्राफ में क्या है। उनका उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए क्या है जो आपने उठाए हैं, फिर उसे रीड करें दोबारा से। रीड विद पेंसिल एंड मेक मार्जिन नोट्स और अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, आप जब रीड कर रहे हो, डेप्थ में रीड करें, डिटेल में, तो यू मस्ट हैव अ पेंसिल, लाइक पेंसिल, जिसके साथ आप जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, या जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, या जो आपके इंफॉर्मेशन हैं, उसको अंडरलाइन कर सकें, मार्जिन लाइंस लगा सकेंगे। ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट है, बाकी रिमेनिंग छोड़ दो, या ये दो लाइनें इररेलेवेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस कर दो। तो इस तरह की चीजें आप, डेफिनेशंस आ जाती हैं, मटेरियल इंक्लूड होकर जिसमें चार्ट्स एंड टेबल्स हैं, उनको हाईलाइट कर देते हो, तो ये रिगिंग में आएगा। अब रिगिंग कर ली है आपने, मटेरियल सेलेक्ट कर लिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है, तो उसके बाद क्या करोगे, लर्न करोगे ना पेपर के लिए या टीचर को बताने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, रिसाइट करना। अब आपने मेमोराइज करने के लिए, लर्न करने के लिए उनके नोट्स बनाए, सिलेक्टेड पोर्शन के, पूरी बुक तो लेकर नहीं फिरोगे, तो उसमें से जो रेलेवेंट मटेरियल था उसको एक पेज पे लिखा, उस रेलेवेंट मटेरियल को याद कर लिया, रिकॉल कर लिया। ठीक है, हैगिंग एंड कंसेप्ट को भी याद कर लिया कि जो उसमें बयान की गई थी। अब क्या होगा कि अब आप लर्निंग प्रोसेस में आ गए, लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, जब तक आप इसे रिव्यू नहीं करते। हम जो भी चीज़ याद करते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब जाती है, जब हम उसको रिव्यू करते हैं, मतलब बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। रिव्यू करना या रिपीट करना अल्टरनेटिव होता है। इसका क्या है कि आपने एक चीज सर्वे किया, सिलेक्ट किया, क्वेश्चन पूछे, रीड किया, उसके नोट्स बना लिए, अब उसको बार बार रिवाइज करना है। चेक योर रिकॉल नोट्स अगेंस्ट द सेक्शन दैट यू रीड, again anything important that you missed out, put by these points so that you can to them when you go through these notes the next time. आपने क्या करना है, आप रीडिंग किए और कोई इंफॉर्मेशन है उसमें ऐड कर लें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं चीजों को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो है आप लोग स्टार्टिंग से ही ये काम करके आ रहे हैं कि आपको क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, एट द एंड उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उस चैप्टर से आपने क्वेश्चंस के आंसर निकालने होते हैं। ऐसा आपने आई थिंक सो के 1 क्लास से शुरू किया होगा और टिल नाउ अभी तक ऐसा कर रहे होंगे, और हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है। ऐसा है कि नहीं है, करते हैं या नहीं, करते हैं ना, कि आपने रीडिंग में इन्वॉल्व हुए, ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड के उस टेक्स्ट को, उसके सिविल पार्ट्स को, उसके सिविल लेवल्स को, एंड देन क्या किया, मीनिंग को ही कैरी आउट करते हुए वर्ड्स को, वोकैबुलरी को आपने उसको समझना शुरू कर दिया। और समझ के क्या हुआ कि उन सेंटेंस के मीनिंग, फ्रेजेस के मीनिंग, क्लॉजेस के मीनिंग समझकर आपने उसकी पूरी प्रॉपर एक इमेज तैयार कर ली अपने माइंड में, एक आइडिया बना लिया कि ये चैप्टर इस टॉपिक के मुतालिक है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है और इससे मुझे ये समझ आया है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नंबर 1 वोकैबुलरी, नंबर 2 जो वोकैबुलरी मीनिंग कैरेज मीनिंग लेकर जा रही है वो भी आपको समझ आने चाहिए। सेंटेंस का वे है, जो फ्रेज है, जो क्लॉजेस हैं, यानी कि आपकी फंक्शनल ग्रामर है, फंक्शनल इंग्लिश है, बेसिक, वो आपको समझ आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको टेंसेस की कमांड हो जाती है। नंबर 2
आपको वर्ड्स की मीनिंग को एसोसिएट करना आ जाता है, यानी कि लिंक क्रिएट करना आ जाए कि अगर ये वर्ड यहाँ पर ऐसे मीनिंग दे रहा है तो इसका सेंस ये बन रहा है, इसकी मीनिंग ये बन रहा है। आपको इमेजरी यानी इमेजिनेशन करना आ जाता है चैप्टर को। इसमें ये बताया गया कि अच्छा ये चीज ये सीन था, ऐसे हुआ था और दैट से आप में राइटिंग फीचर्स आ जाती हैं। राइटिंग फीचर कैसे आएंगे? जब आप एक मटेरियल को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उसके आपको स्ट्रक्चर मालूम है सेंटेंस का, आपको वोकैबुलरी पे कमांड आ गई है, आप इमेजिन कर सकते हो कि सीन कैसे क्रिएट किया गया था, तो आप राइटिंग फीचर्स आप में आ जाएंगे, यानी कि यू कैन बी एबल टू राइट एनीथिंग अबाउट इन इन दैट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो या जिस लैंग्वेज में आपने एक्वायर किया, नॉलेज एक्वायर किया, हासिल किया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन से क्या होता है कि आपकी रीडिंग इम्प्रूव होने के साथ साथ आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है, आप एक अच्छे राइटर बन जाते हो। ठीक है, जब आप कोई भी टेक्स्ट रीड करते हो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, यानी कि शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर, जानते हुए या अनजाने में ही सही, आपको उसकी टेक्स्ट के टेंसेस का पता चल जाए कि ये पास्ट में लिखा है या प्रेजेंट में लिखा है। इसमें जो इंग्लिश का एस्पेक्ट्स है या उसकी अंडरस्टैंडिंग है या ऑथर क्या कहना चाह रहा है, वो आपको समझ आ जाएगी कि राइटर किस जमाने की बात कर रहा है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की बात कर रहा है, वो किस वे में हमें समझाना चाह रहा है, पॉजिटिव तरीके से, अथॉरिटेटिव तरीके से या फिर एम्पैरेटिव तरीके से हमसे बात कर रहा है, किस उसका स्टाइल क्या है, और फिर उसका हमें उसका मकसद भी समझ आ जाता है। ये कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू समझ आता है। और इसके अलावा आप खुद से भी जब लिखते हो तो आप भी ऐसी क्वालिटीज अपनी राइटिंग में क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हो। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हमें स्किल 1 क्लास से स्किल नाउ अभी तक आप लोग कर रहे हो। आप चैप्टर पढ़ते हो, उसको समझते हो, यानी उसके एंड में क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, तो यानी कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट किया जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, मार्क पॉइंट आउट करना है। कोई पैसेज पढ़ा है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको लगती हैं उसको मार्क करके, उसको अंडरलाइन करके, उस पैराग्राफ को अंडरलाइन करें, उस वर्ड को अंडरलाइन करके, मार्क करके। देन क्या करें, नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है कि जहां आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट पे ये 2 या 3 लाइनों में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहां पे हैगिंग देंगे तो वो नोट टेकिंग हो जाएगा। या फिर एक सेपरेट पेज पे नोट बना लें कि इसमें ये चीजें मेंशन की गई। ठीक है, और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो भी हमने इन डेप्थ रीडिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं, जिनमें रिगा, रैप, 5S या SQ3R, इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करें। इन स्ट्रेटेजीज को जब आप अप्लाई करती हैं तो आपके किसी भी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करना आसान हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन आपकी इंक्रीज हो जाती है और आप अच्छे से कमांड ले लेते हो उस सब्जेक्ट पर भी और उस लैंग्वेज पर भी, और आप उसमें फिर फर्दर जो आपकी स्टेज है राइटिंग की, उसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो, क्रिएटिव राइटिंग आपकी अच्छी हो जाती है। टॉपिक है वो है रीडिंग एकेडमिक मटेरियल। एकेडमिक मटेरियल क्या होता है कि जो आप इस वक्त अपनी एजुकेशन सेक्टर में हो तो वो एकेडमिक मटेरियल कहलाता है। अब आपको टीचर ने बुक दी है, अब टीचर ने आपको नोट्स दिए हैं और कहा कि इसे रीड करके आए। बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, न्यू वोकैबुलरी है, समटाइम वर्ड्स और टेक्निकल वर्ड्स यूज हो रहे हैं आपकी जिस तरह की बुक होती है इसमें काफ़ी टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे होते। वो कम्प्रीहेंशन में या मैम समझने आवाज में बहुत स्लो आ रही है आपकी। एंट्रेंस मतलब रुकावट बन रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी ठीक है, मैम। अब वो रुकावट को कैसे दूर किया जाए, उन फीचर्स को कैसे समझा जाए जो इस बुक में बयान किए गए मैम हैं। जी आपकी आवाज तो बहुत उसके लिए स्लो आ कुछ रही है। टर्म्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हमें करनी होती हैं रीडिंग एकेडमिक मटेरियल को जब रीड कर रहे हैं,
तो हमें उन टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अब कुछ वर्ड्स हैं आपकी, आप रिगिंग कर रहे हैं, अब वर्ड में भी न्यू और टेक्निकल है। अब टेक्निकल वर्ड्स हम डेली यूजेज को कर नहीं कर पाते, यूज करते ही नहीं है, तो क्या होता है उस टेक्निकल वर्ड को याद भी नहीं रखा जा सकता। अब मोर फॉर्मल वर्ड लैंग्वेज है बुक में है, वो फॉर्मल लैंग्वेज आप अपनी डेली लाइफ में यूज किया कर ही नहीं पाए, ना उन कभी सुना है, तो अब वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना, उसको लर्न करना। तो क्या होता है कि आप एक तो चीज माइंड में रखनी कि जब भी कोई भी बुक, कोई जर्नल स्टार्टिंग के साल में आता है कि वो टेक्निकल वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस तरह कि आजकल कोरोना से रेलेवेंट वर्ड पेंडेमिक चल रहा है, एपिडेमिक को इन्होंने पेंडेमिक का लफ्ज शुरू कर दिया है, ये टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, यानी कि वो बीमारी जो हर जगह फैल जाती है, वबा जिसे कहते हैं। अब जिसका मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए ये किया है, ठीक है, अक्षर है, मे बी कॉम्प्लेक्स है, एक सेंटेंस है एक सिंपल मीनिंग रखता है, लेकिन एक सेंटेंस है उसकी ड्यूअल मीनिंग है, डबल सेंस रखता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, वो भी मसला है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटेंस के बाद, पहले को हमने वोकैबुलरी देखी, देन सेंटेंस पर आए, अब हम ओवरऑल एक पैराग्राफ को देखें। पैराग्राफ को क्या हो गया, वो बहुत डेंस है, डेंस मीन नहीं है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिसेफर, ठीक है, डिसेफर करना यानी कि वजाहत करना, एक्सप्लेन करना मुश्किल है उसको। डिसेफर का मतलब हो गया एक्सप्लेन करना, वजाहत करना। अब वोकैबुलरी मुश्किल है, पैराग्राफ है जी बच्चों। हम एकेडमिक मटेरियल जिसमें कि आपकी टेक्स्ट बुक है या कोई जर्नल है जो आजकल आपके टीचर्स आपको असाइन कर देते हैं, जैसे आप घर पर बैठे हैं और आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं कि आप इन टॉपिक पे जी रिसर्च कर भेजें, तो एकेडमिक मटेरियल ही है वो आपका। अब आपने वो उस मटेरियल को खोला है, आपको कोई गाइडेंस नहीं है टीचर की तरफ से कुछ, अब आपको सबसे पहले को डिफिकल्ट वोकैबुलरी का सामना करना पड़ेगा, उसे कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेज, एकेडमिक लैंग्वेज, उसको समझने की ज़रूरत है। नंबर 2, आपने क्या करना होगा, टेक्निकल वर्ड्स को डील करेंगे तो उसके बाद एक और मसला आ जाता है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज कर रहा है, स्ट्रक्चर है वो लेंथी सेंटेंसेस पर है, डबल मीनिंग पर है, और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सेंसेस यानी मीनिंग बयान किए जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। सिंपल जो एक आम जहन का मालिक होगा वो इसे समझ नहीं पाएगा, जो शार्प माइंड होते हैं वो फिर भी थोड़ा मीनिंग सर्च कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन जो एक सिंपल सा इंसान होगा उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए हायर स्टेजेस की तरफ जैसे जैसे लोग जाते हैं उनकी रेशो कम हो जाती है, क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड्स को कम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते, एक्सप्लेन कर पाते। उसके अलावा अब जब वोकैबुलरी टफ है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, या फिर एक और मसला आ जाता है पैराग्राफ, ओवरऑल हम देखें वो डेंस है, डेंस मतलब बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, गाढ़ा है, मतलब डीपर मीनिंग रखता है, एंड इस डिफिकल्ट डिस्फर एंड डेसिफर कहते हैं इंफॉर्मेशन डेसिफर करना, एक्सप्लेन करना, वजाहत नहीं कर पा रहे हैं उसकी। कोई हमसे अगर उसकी मीनिंग पूछता है कि हम उसको नहीं बयान कर पाएंगे कि इस पैसेज में क्या बयान किया गया है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए फिर क्या होता है कि हमें इसको भी समझने की ज़रूरत है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम हमें आती है वो क्या होता है, पोएटिक फीचर्स में भी इंटरफेयर विद अंडरस्टैंडिंग। कुछ बुक्स में या आर्टिकल्स में पोएटिक फीचर्स आ जाते हैं, यानी कि शायर की कहना, शायराना अंदाज में बयान किया जाता है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को लिखा जाता है, दरमियान से प्रेपोजिशन या मेन कंजक्शन के वर्ड्स निकाल दिए जाते हैं, तो उनको समझना भी ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। एंड देन लास्ट में क्या है कि ऑथर्स की टोन एंड स्टाइल में भी अनफेमिलियर है, जो ऑथर या राइटर को हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने पहले कभी उसको पढ़ा नहीं, हम उसको नहीं जानते हैं कि उसका स्टाइल या उसके वोकैबुलरी यूज़ करने का जो उसका डिक्शन का यूसेज है वो कैसा है, तो भी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हम उसे समझ नहीं पा रहे। इसके लिए भी हमें फिर एकेडमिक रीडिंग में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसको हमने ओवरकम कैसे करना है, अब हमने इसको देखना है ओवरकम करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट शेयर किया ना,
तो आपने देखे होंगे ये सारे पॉइंट्स मैंने उन्हें रीड किया है। अच्छा जी, जो फर्स्ट पॉइंट है वर्ड्स में बी न्यू और टेक्निकल, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, आप उसे रीड कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो सेंटर में पैसेज है कि फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस, ठीक है। अब इसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो बिल्कुल हमारे डेली यूज के या हमारी नॉर्मल रीडिंग की जो बुक्स हैं उनमें नहीं है, ठीक है। तो वो वर्ड्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वो टेक्निकल वर्ड्स इसने यूज किए हैं राइटर ने, फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सीखना है कि ये जो सर्टेन टर्म्स हैं वो किस काम के लिए यूज हो रही हैं, उनका इस्तेमाल क्यों किया गया है, राइटर ने इसके क्या मीनिंग या किस सेंस में इसे यूज किया है, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा कि राइटर जो टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हिडन है, और इससे हमारी लर्निंग इंक्रीज होती है, वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मार्क्सिज्म, एपिस्टेमोलॉजिकल पॉजिटिविज्म, एम्पायरिसिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म का लफ्ज यूज किया गया या आइडिएशन का लफ्ज है, तो ये सारे वर्ड्स हमें बता रहे होते हैं कि मार्क्सिस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट यानी कि ग्रुप था जो सोचता था, जो एक बिलीव रखता था, एक उनका अपना ही अकीदा था चीज़ों के मुतालिक, सोचने के मुतालिक, काम के मुतालिक, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें फिर इस तरह पता चलती हैं। तो टर्म्स के ज़रिए हमें पता चला कि ये एक स्पेसिफिक पैसेज है, ये सोशियोलॉजी के फील्ड से है और उसमें कुछ जॉर्गन्स और कुछ न्यू वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये जब होगा जब हम उससे फैमिलियर होंगे। देन उसके बाद आ जाए तो हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो है लर्न न्यू वोकैबुलरी आपको चाहिए न्यू, तो क्या करेंगे आप, डिक्शनरी उठाकर लर्न करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी ही जो आप रीडिंग कर रहे हैं, जो चीज़ आप रीड कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे आप, उसी में से ही वोकैबुलरी निकालेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग अ ग्लॉसरी ऑफ न्यू टर्म्स ऑन द इनसाइड ऑफ योर नोटबुक, ठीक है। आपने जो अपना आजकल रीड किया उसमें जो आपको न्यू वोकैबुलरी मिली है जो कि आपने प्रीवियस किसी ईयर में नहीं पढ़ी या पढ़ी होगी वो याद नहीं है, तो आपने उसके लिए एक सेपरेट ग्लॉसरी बना लेनी है, यानी कि नोटबुक बनानी है और उसमें लिखना शुरू कर देना है। एंड गाइड फोल्डर भी जिसे कहा जाए, ठीक है। और उसमें वो कुछ हफ्ते अगर आप ये काम करेंगे तो आपको इससे रेलेवेंट जो न्यू टर्म्स है, न्यू वोकैबुलरी है, वो आप अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब क्या होगा, आप यू हैविंग अ लिस्ट, आपने वो लिस्ट ले ली है, आप क्या करेंगे, अब क्विकली आप जो वर्ड आया है उसे रेफर किया, वो बुक खोली और पता है कि इसके ये मीनिंग यहाँ पे मेंशन किए, इसके लिटरल मीनिंग ये है, इसके जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है या जो मफहूम है वो डिफरेंट है, तो वो उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इससे ये होगा कि रीडिंग स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि आप एक वर्ड की मीनिंग बार बार चेक कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड पे इफेक्ट आएगा। लेकिन ये इंटरप्शन है जो ये इंटरप्रिटेशन के काम आती है, यानी कि आप उसको वजाहत करने में काम कर रही है, तो ये क्या करेगा, आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा, क्योंकि जब आप एक वर्ड के मीनिंग लर्न करके तो ऑब्वियसली अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करेंगे और अल्टरनेटिव वर्ड्स भी आपकी वोकैबुलरी में इजाफा ही करेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, या फिर आप टेक्निकल वर्ड लेंगे, इंटरनेट पर डालेंगे, सर्च करेंगे उसके मीनिंग, उसके ट्रेशर्स को देखेंगे साइट्स पर जाकर, उसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स देखेंगे, उसके एपिस्टेमोलॉजी रिवील्स करेंगे, यानी एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, उससे ओरिजिनेट, वो रीजन कहाँ से हुआ, उसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारा कुछ आप सर्च करके उससे फिर अगेन मीनिंग गेन करेंगे। एंड थर्ड वन, आप वोकैबुलरी एनहांस कैसे कर सकती हैं, अपनी लर्निंग वोकैबुलरी कैसे करेंगे, आपने क्या किया, अपने व्हाइट बोर्ड पर एक लिस्ट बना ली न्यू टर्म्स की। ये बिल्कुल नई लैंग्वेज को लर्न करने जैसे ही हो गया है और इनको बार बार रिवाइज करना शुरू कर दिया है।
एक वर्ड को याद किया, दूसरे वर्ड फिर एक को मूव किया, दूसरे को याद किया, रेस करें, रीअरेज करें, इंडियन वर्ड्स याद करना शुरू करिए एंड रिमेंबर इट फॉर द नेक्स्ट टाइम यू रीड इट। और इसके बाद फिर आप इस वर्ड को अगले टाइम के लिए याद रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ये वर्ड आता है कि मुझे इसकी मीनिंग ऐसे यूज़ करना है। कैन उसके बाद लास्ट जो है फोर्थ लास्ट है सीकिंग एंड फाइंडिंग एसोसिएशन विद न्यू टर्म। अब फॉर एग्जांपल आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है, डिक्शनरी भी नहीं है, न्यू वर्ड की मीनिंग आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड का लिंक क्रिएट करेंगे बाकी वर्ड्स के साथ और एज्यूम करेंगे हो सकता है इसका ये मीनिंग हो, ठीक है, और उससे रेलेवेंट मीनिंग निकालने के, अप्रोप्रिएट रिलेटेड मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। Once students learn the word cognitivism by relating it to the word recognize. Recognize करना मतलब पहचाना, और cognit भी ब्रेन की स्टडी को कहती है, यानी पहचान करने के लिए होता है cognitivism, ठीक है। तो ये भी टर्म है, ये इसके ज़रिए कि हमने एक वर्ड रिकोगनाइज से इसको लिंक क्रिएट किया और हमने कहा इसका मीनिंग अगर ये है तो इसका भी यही होना चाहिए, तो एसोसिएशन क्रिएट करें टर्म्स में। एंड देन उसके बाद क्या है, catching examples to new terms so that the meaning of the word is remembered through the examples. Obviously जब एक word आपको learn हुआ है, अगर आप उसकी examples यानी उसका usage आप जान जाएंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए लर्न हो जाता है, आगे वैसे आप उसे भूल भी सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ एक्वायर, एक्वायर एक वर्ड है, इसका मतलब हासिल करना। एक्वायर कहाँ यूज होता है, मतलब यू हैव टू एक्वायर जस्ट नॉलेज, यानी आपको इल्म हासिल करना होगा। अब मुझे पता है कि एक्वायर मतलब इल्म हासिल करने के लिए मैंने कैच किया, अब मुझे याद रहेगा एक्वायर का मतलब क्या है, इल्म हासिल करना। तो इसके आप एग्जांपल्स यूज करें तो वो ज़्यादा ईजी है। इसके आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है रीडिंग के साथ साथ। एंड देन उसके बाद आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, यानी कि जब आपने एक सेंटेंस में यूज़ किया है तो उसको अपने आप से पूछिए कि ये क्लियर है, एग्जैक्ट है, डिस्कशन लिस्ट है, जो चैट है, सेशन है पेपर का, वो सही जा रहा है, कहीं मैं गलत मीनिंग तो नहीं समझ रहा, या इसके मीनिंग कुछ और तो नहीं हो सकता, ठीक है। इनिशिएटिव ले अपनी लाइफ में, अपनी रीडिंग स्टाइल में, कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं। अगर आप उनके मीनिंग नहीं समझ पा रहे यूज़ करने के बाद भी, एग्जाम्पल के थ्रू भी, तो दोबारा से करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, उनको समझाएं और उनसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। जितनी आप कोशिश कर रहे हैं दूसरे से भी समझने की कोशिश करें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड लास्ट वन, यूजिंग ट्यूटोरियल्स फुली। ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं कि आपके लेक्चर्स होते हैं किसी भी टॉपिक पर, किसी भी वर्ड पर, टर्म पर, उन्हें कंप्लीट सुने, इनकम्प्लीट ना सुने, क्योंकि हो सकता है कि वो एंड में वो उस टर्म की एग्जैक्ट एक्यूरेट यूजेज बता दे जो कि उसने स्टार्टिंग में नहीं बताया। तो इसलिए you have to listen tutorial completely and fully with attention, अगर आप उसमें comprehension चाहते हैं, पैसेज को समझने की कोशिश करना चाहते हैं फुली। अब ये देखिएगा, रीडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब आप वोकैबुलरी चले आपने समझ ली, मीनिंग लिख ली है, लेकिन सेंटेंस ही बहुत डिफिकल्ट आ गया है, यानी उसकी डबल मीनिंग आ रहे हैं। सम टेक्स्ट बुक्स आर डेफिनेटली मोर यूजर फ्रेंडली होती हैं, और कुछ टाइटल्स, सब टाइटल्स बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नीड टू केयरफुली एंड डेलिबरेटली deconstructed for the full interconnectedness, ठीक है, यानी समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें उन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल की है, फॉर नियरली a decade as the problem of youth worsened, as racial inequality become more politicized and as crime increased, the education system was subjected to more and more public criticism.
अब ये एक ही सेंटेंस है लेकिन इतना लेंथी है और काफी टॉपिक्स पर आ गया। इसमें प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट भी डिस्कस की गई है, इनइक्वालिटी ऑफ क्वालिफिकेशन भी डिस्कवर की गई है, जेंडर रेस भी बताई गई है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन का बताया गया है, क्राइम रेट का भी बताया गया है। तो ये दिस इज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस और इस तरह के सेंटेंस को समझना भी मुश्किल हो जाता है समटाइम। तो ऐसे सेंटेंस की आपको नॉलेज होना ज़रूरी है किसी भी डेप्थ रीडिंग में जाने के लिए या अच्छी आपको फ्लुएंसी रीडिंग में आने के लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पैराग्राफ में भी सो गैंस मीन बहुत डिफिकल्ट है। गैंस वैसे गारे को कहते हैं, यहाँ पे डिफिकल्ट होगा एंड इट्स डिफिकल्ट टू डेसिफर इंफॉर्मेशन। डेसिफर मीन एक्सप्लेन करना, वजाहत करना। अब आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिए हैं, अब क्या हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनकी वजह से वो पैराग्राफ हमारे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नोइंग हाउ पैराग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड कैन हेल्प अ रीडर सॉर्ट आउट द इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड which points are the most important। अब आपको क्या करना है कि पैराग्राफ को समझना है कि इसने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिया है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मोर देन वन मीनिंग इस्तेमाल होते हैं, मोर देन वन सेंसेस यूज हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें कई सारे हमें बातें बयान की जा रही हैं, तो इस तरह पे हम उसे एक्सप्लेन आसानी से कर पाएंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करके किसी को एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर हमें पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन फर्दर शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ को जानना बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी, देन सेंटेंस स्ट्रक्चर, देन पैराग्राफ की कंस्ट्रक्शन को जानना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप जा रहे हैं कुछ पोएटिक फीचर्स आ जाती हैं, उनको जानने की ज़रूरत है। ऑथर की टोन एंड स्टाइल भी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। ऑथर का टोन और स्टाइल के हवाले से ऑथर्स टोन एंड स्टाइल में भी अनफैमिलियर मतलब जिसको आप जान पहचान हो, जानते ना हो, अनआइडेंटिफाइड हो, ठीक है, जिसको पहचान नहीं आप रिकॉग्नाइज ना कर पाए, तो ये भी किसी भी अच्छी रीडिंग के लिए बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। तो इस हिंड्रेंस को ख़त्म करना है कि क्या करना है आपने, जैसे कि कुछ काम डिसिप्लिन यानी फील्ड है, जैसे लॉ हो गया, वो एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखता है। इसलिए डॉक्टर अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर अपनी पर्टिकुलर वोकैबुलरी यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम चले जाएं तो अगर हम ऐसी रीडिंग कर रहे होते हैं जो हमारी फील्ड से रेलिवेंट नहीं है, जिनको हम नहीं समझते, तो हम क्या करते हैं, उस रीडिंग को छोड़ देते हैं, उस बुक को पढ़ना छोड़ देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। If you give it a go and read examples and you become a familiar with the type of language। लेकिन अगर हम उसके साथ चले, उसको पढ़ें, तो हम उसकी जान पहचान हो जाएगी, उसकी उस लैंग्वेज से शनास हो जाएंगे, तो हम उसको पढ़ सकेंगे। जैसा कि आपकी फील्ड है, आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग में केमिस्ट्री नहीं समझ आई होगी, उसकी टर्म्स नहीं समझ आई होंगी, लेकिन अब आपको समझ आ गई है कि अब आप इजीली उसको कम्प्रहेंड कर पाते हैं। इसी तरह अगर आप लॉ के फील्ड में चले जाएंगे तो लॉ को स्टार्टिंग में आपको उनकी टून्स एंड जार्गन समझ नहीं आएंगे, लेकिन बाद में जब समझ आ जाते हैं तो आपको कम्प्रहेंड करना आसान हो जाता है। अब फिर आप उसके यूज टू हो जाते हैं, आगे हो जाती हैं, और उसको राइटिंग में भी वैसे ही यूज करने लग जाते हैं। अब अनफैमिलियर वर्ड्स पे जब आप टोन पे, स्टाइल पे कमांड लेते हैं, तो उसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी, जो हमने रीडिंग स्ट्रैटेजी पढ़ी कि RAP, रैप, वो अप्लाई करनी है। रीड, आस्क एंड कोट। रीड क्या करना है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसको पहले रीड करें, इस सेंटेंस को डिकोड करें। डिकोड मतलब उसकी मीनिंग निकालें, ये कहना क्या चाह रहा है, putting its meaning into everyday language, और फिर उन वोकैबुलरी को अपनी everyday लैंग्वेज में इस्तेमाल करें, ठीक है। उस लैंग्वेज को डेली बेसिस पे इस्तेमाल में लाएं, ताकि आप उससे फैमिलियर होने के साथ साथ उसका यूजेज भी जानें। कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस एंड
प्रिजर्व्स, ठीक है। इसी तरह आप बाकी सेंटेंस पर और बाकी चीज़ों को आगे लेकर चलें। आगे मतलब एक यूज़ किया सेंटेंस या नेक्स्ट में वोकैबुलरी को यूज़ किया अगले सेंटेंस में, इसके डेली बेसिस पे उसको रीड करें। देन क्या होगा, जैसे आप ये जो रैप वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, यानी कि रीड, आस्क एंड पुट इन यूज, तो पुट इन आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ, तो क्या होगा कि आप you will find you are getting used to language and structure and the barriers that the distance language posed will disappear। यानी कि वो जो सारी चीज़ें की कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के बैरियर्स, लैंग्वेज का जो इस्तेमाल जो आपके इस्तेमाल करने में आ रहा था, मुश्किल पैदा कर रहा है, कि वो सारा गायब हो गया है, ठीक है, वो डिसअपेयर हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आप उसे डेली बेसिस पे यूज़ करने लगे हैं। तो इस तरह ये फिर हमारी सारी स्ट्रेटजीज कंप्लीट हो जाती हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक, ठीक है।